हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री की पहली चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आज हम लोग बात करेंगे इसके आगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, इस चैप्टर की जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम में अभी तक पूछी गई है और पूछने की संभावनाएं हैं, वैसी क्वेश्चंस को आपके बीच हम लाए हैं। और अभी इस वीडियो में, ठीक है, इस वीडियो में और आज की क्लास में हम लोग सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है और पूछने की संभावनाएं हैं। वैसे सारी क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है और आपके बीच अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सारा का सारा क्वेश्चंस इस चैप्टर का। चलिए, चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग सीधे आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। चलिए, पहले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि इटली के बारे में बताया गया है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आपको हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाए थे, उसी चैप्टर में बताए थे कि इटली जर्मनी कहाँ पे आता है, तो यूरोप महादेश में आते हैं। किस में आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यूरोप में टोटल 44 देश थे, इसमें कि क्या बताया गया है, इटली और जर्मनी दोनों को वही देश से, उसी महादेश में रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा कराई गई थी। ठीक है, तो हम बताएंगे क्या इसमें क्या बताया गया है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश का स्थापना फिर से कराया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेजनी का संबंध, क्या बताया गया है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है। मेजनी का संबंध किस संगठन से है, तो कार्बोनरी से है। किससे है, कार्बोनरी से है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा। चलिए, मेजनी के द्वारा ही यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना किया गया था। मेजनी के द्वारा ही यंग यूरोप और क्या बताया गया है, तो यंग इटली की स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, तो हम क्या बताएंगे कि ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया। यहाँ का सांसद कौन था, तो मेटरनिक था, जो कि काफ़ी क्या था, उसका कहना था कि जनता पे शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। ठीक है, ऐसा मेटरनिक का कहना था, जो कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे हम लोग कि काउंट काबूर को, ठीक है, विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो इनको ना प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखेंगे हम लोग क्या बताया गया है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी के बारे में बताया गया है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो यह क्या था, ऑप्शन नंबर ए में है सिपाही, दूसरा है किसान, तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है, जमींदार, और चौथा है नाविक। आपको हम जब पढ़ा रहे थे उस टाइम बताए थे गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो एक नाविक था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा। क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग। आगे क्या है हमारा, चलिए कि बताया गया है कि जर्मनी राइन राज्य की निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, किसने किया था, यही ना कि जर्मनी राइन राज्य की निर्माण, ठीक है, किसने किया था, तो हम लोग क्या बताएंगे इसका, जर्मनी राइन का जो निर्माण किसके द्वारा किया गया था, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जालवेरिन, क्या बताया गया है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी, तो ये व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि रक्त और लौ की नीति का प्रतिपादन, यानी कि क्या बताया गया है, अवलंबन किनके द्वारा किया गया था, यानी कि रक्त और लौ की नीति किनके द्वारा दी गई थी, तो हम क्या बताएंगे कि ये ना बिस्मार्क के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, तो बिस्मार्क के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा, बिस्मार्क के द्वारा इस नीति का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, विलंब न करते हुए आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो आपको हम जब पढ़ा रहे थे उस टाइम आपको बताए थे कि 1871 में हुई थी। कब हुआ था, तो 1871 में इसका संधि हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, 1871। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी।
नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो ये हमारा कब हुआ था? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 में हुआ था। कब हुआ था? 1821 में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी है हमारा, 1821 में हुआ था नेपल्स की क्रांति। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन के बारे में हमने आपको बताया था कि इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, कि चार्टिस्ट का आंदोलन जो है कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो ऑप्शन क्या बताएंगे हम लोग कि इनको ना 1830 में। कब किया गया था? तो 1830 ईस्वी में इनको स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखिए, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? क्या बताया गया है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो हम क्या बताएंगे इसमें आंसर? तो क्या वो हो जाएगा इसका आंसर? तो क्या बताया गया है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1810 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1810 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्या बताया गया है कि एड्रियानोपोल, क्या बताया गया है? एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? क्या है क्वेश्चन हमारा कि एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो आपको बता दें कि तुर्की, क्या बताएंगे? तो तुर्की और किसके बीच? तो तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ये किसके बीच? तुर्की और रूस के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, तुर्की और रूस के बीच हुआ था ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? बताया गया है कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ है जी? तो फ्रांस और पर्सा के बीच। किसके बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच ये युद्ध हुआ था। क्या बताएंगे? फ्रांस और पर्सा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि बताया गया है कि पोलैंड के विद्रोह, क्या बताया गया है? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे? तो रूस ने कुचला था। किसने कुचला था? तो रूस ने कुचला था। आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? क्या बताया गया है कि क्या बताया गया है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था? जो 1870 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच, ये कहाँ पे हुआ था? तो सेडोवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सेडोवा में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेडोवा में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि यूरोप के लिए, ठीक है, क्या बताया गया कि यूरोपियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत था? तो हम लोग बताएंगे यूनान। क्या बताएंगे? तो यूनान को उस टाइम ना, यूनान से सभी देश क्या करते थे? शिक्षा ग्रहण करके अपनी उन्नति और अपने देश का विकास करते थे। ठीक है, इस बात को हम लोग बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है कि यंग इटली, क्या बताया गया है? युवा इटली संस्था का विकास किया था। युवा इटली संस्था का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो युवा इटली का संस्था का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका भी विकास किया गया था मेजनी के द्वारा। किसके द्वारा? मेजनी के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क क्या था भाई? तो कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि क्या बताया गया है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी है, विक्टर इमैनुअल इसका का शासक था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान ब्रिटिश कवि शहीद हुआ था। कौन ऐसे ब्रिटिश कवि थे? तो लॉर्ड बायरन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? कि लॉर्ड बायरन जो थे वही शहीद हुए थे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, लॉर्ड बायरन शहीद हो गए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कि
ज़ल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? ज़ल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था पर्सा के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, पर्सा के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कि हंगरी की भाषा क्या बताया गया है कि हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा जो थी क्या था? तो मैग्यार था। क्या था? तो मैग्यार था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसका पराजय हुआ था? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसका पराजय हो गया था? तो हम क्या बताएंगे, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसका पराजय हुआ था? तो तुर्की का हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान फ्रांस का राष्ट्रवाद का प्रतीक था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग कि यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता किसे कहा जाता है? तो हम लोग बताएंगे यूनान को। किसको कहा जाता है? यूनान को, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी है हमारा। ये सारी बात को हम आपके क्लास में पढ़ाए थे जिस टाइम हम क्लास लिए थे। इससे पहले 7 वीडियो होगी क्लास की, ठीक है। ये बहुत लंबा चैप्टर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये जो है हमारी, ठीक है, इससे पहले हमने आपको बताई थी। ये सारी चैप्टर को पढ़ाया था, सारी चीज़ों को पढ़ाया था। जो लोग चैप्टर को पढ़े होंगे वैसे वो सारी क्वेश्चंस बनेगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखेंगे कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन के बारे में बताया गया है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। आपको बता दें कि एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित हुआ था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के समय राजवंश का शासक था। किस राजवंश का शासक था? यानी कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति जो चल रही थी उस टाइम मतलब कि किसका शासक था फ्रांस में? यही बात को पूछा गया ना जी। उस समय फ्रांस में किसका शासक था? तो बुर्बो वंश का शासक था। उस टाइम के शासक जो थे हमारे, कौन था? तो लुई 16वां था। कौन था जी? तो लुई 16वां था। एक मिनट जी, कौन था उस टाइम का शासक? तो लुई 16वां था। लुई 16वां था, ठीक है। तो लुई 16वां था, जो कि किस वंश का शासक था जी? तो बुर्बो वंश का। यही बात को पूछा गया है ना कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय किस वंश का, किस राजवंश का शासन था? तो हम लोग क्या बताएंगे? तो बुर्बो वंश का शासन था। जिस टाइम के राजा कौन थे? तो लुई 16वां थे उस टाइम के राजा, जिसको कि आपको हम बताए थे गिलोटीन पे चढ़ा के उसकी सर को काट दिया जाता है, ठीक है। इन सारी बातों को हम बताए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? यानी कि जिस वर्ष नेपोलियन शासक बना था, यानी कि 1804 में। कब बताया गया है? तो 1804 ईस्वी में, ठीक है। ये अपना एक कानून को ही नेपोलियन लाते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है नेपोलियन संहिता। ये मतलब कि जब वहाँ के राजा बनते हैं तो अपना कानून को भी लाते हैं, जिसका नाम क्या होता है? तो नेपोलियन संहिता। कब लागू किए थे? तो 1804 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, देखेंगे हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कुल कितने युद्ध लड़े थे? तो इनके द्वारा ना टोटल 3 युद्ध लड़ा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे चलिए कि वियना कांग्रेस क्या बताया गया है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना, ठीक है। क्या बताया गया है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो रूस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बिल्कुल विलंब ना करते हुए हम लोग पूरी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस में किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो ये कहा गया था चार्ल्स दसम के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? तो चार्ल्स दसम के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है विलंब न करते हुए। चलिए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। वही हम लोग आगे बात करेंगे, नेपोलियन ने जर्मनी की क्या बताया गया है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा
कि किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान, क्या बताया गया है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो ये बताएंगे हम लोग कि स्वतंत्र यूनान के बारे में बताया गया ना, तो स्वतंत्र यूनान के बारे में बताया गया, हम बताएंगे एंड्रियोनिया-पूल संधि के बारे में बताएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, जो कि हम बताएंगे यंग यूरोप की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो मेजनी के द्वारा। इन्हीं के द्वारा यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की स्थापना किया गया था। इस बात को लिखेंगे हम लोग। चलिए आगे लिखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग नौ गुल्फ, ठीक है, नौ गुल्फ आंदोलन कहाँ पे हुआ था। तो नौ गुल्फ आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो ये इटली में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मेटरनिख कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया का चांसलर ऑप्शन नंबर ए है हमारा। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्या है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था हुआ था, तो निरंकुशवादी राजतंत्र, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, निरंकुशवादी राजतंत्र। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग, विलंब न करते हुए आगे देखेंगे कि लाल कुर्ती, क्या बताया गया है कि लाल कुर्ती नामक संस्था की गठन किसने की। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किनके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, लाल कुर्ती सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, डी, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है। क्या बताया गया है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, तो पुनर्जागरण से, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, रक्त और लौ की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ए है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो सेडान के युद्ध के बाद, जो कि सेडान ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, सेडान के युद्ध के बाद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है, किस संधि के द्वारा, तो फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, डी हमारा है। चलिए ये क्वेश्चन आपसे तब बनेगी जबकि आप पिछले की वीडियो को, ठीक है, पीछे वाली पूरी वीडियो को या फिर चैप्टर को कहीं से भी आप पढ़े हैं, या फिर आप कोचिंग क्लास ऑफलाइन बैचेस से पढ़े हैं, या फिर कहीं से पढ़े हैं, ये सारी क्वेश्चन आपसे बनेगी। अगर आपसे नहीं बन रहा है, तो अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो इससे पहले वाली 7 वीडियो को देखें, ठीक है, 7 पार्ट में इसकी वीडियो थी, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। चलिए इस वीडियो में लोग यहीं तक बात करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।